वायुमंडल के संघटक, वायुमंडल के 3 संघटक हैं, गैसें, जलवाष्प, वाटर वाइपर, धूल कण और ये जिसको डस्ट भी अपन बोलते हैं। 3 संघटक, तीनों का निर्माण है पृथ्वी पर जब भूपर्पट्टी का निर्माण, क्रस्ट का निर्माण हो, उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी, तरल अवस्था या तरल अवस्था में थी, और उस प्रारंभ में हम पृथ्वी है अपने अक्ष पर बहुत तीव्र गति से, यानी इसकी परिभ्रमण गति है अक्ष पर बहुत ज़्यादा, केंद्र अपसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो भी गैसें बन रही थी वो सभी गैसें अंतरिक्ष में जा रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है, ठंडी होने के साथ ही इसके अक्ष पर परिभ्रमण की गति कम हुई, जिसके कारण वो गैसें पृथ्वी के ऊपर संगठित होने लगी और इससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल में प्रारंभ में जैसे अपन ने पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस थी, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कई गैसों का निर्माण हुआ। कुछ गैसों के मिलने से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण। अत्यधिक तापमान के कारण जल गर्म होकर के वाष्प में बदल गया तो हमारे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा। इसी प्रकार से जैसे पृथ्वी ठंडी हुई ठोस अवस्था में, इसका आंतरिक भाग आज भी बहुत ज़्यादा गर्म है, कई स्थानों पर लिक्विड अवस्था में भी है, चाहे वो एस्थेनोस्फेयर है को अपन लिख सकते हैं। तो ये जो भाग बहुत ज़्यादा गर्म है उसमें संवहनीय तरंगें होती है, तो कई बार ज्वालामुखी विस्फोट यानी वल्केनो एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट से धूल कण, राख, कालिक, डस्ट ये बाहर निकलते हैं। तो ये तीसरा संघटक धूल कण है। तो ये तीनों संघटन है, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। गैसों के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में गैसों की जो मात्रा है क्रम से अपन ने लिख रखा है, यानी अधिक से कम की ओर। कई बार प्रश्न पूछ लिया आता है कि वायुमंडल में गैसों का आरोही या और मात्रा के अनुसार परसेंटेज के प्रतिशतता के आधार पर यानी क्रम व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम भी पूछ लेते हैं, अवरोही क्रम भी पूछ लेते हैं। कोई भी प्रश्न दे दिया आता है कि वायुमंडल में नीचे दिए गए प्रश्न है उसमें 4 गैसें दी गई है, इनका प्रतिशत के आधार पर क्रम व्यवस्थित कीजिए। जैसे नाइट्रोजन दे दिया, आर्गन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया आता है, नियोन दे दिया आता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन आती है, दूसरे नंबर पे आर्गन आती है, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथी नियोन। तो ये सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में इन गैसों का परसेंटेज क्रम व्यवस्थित कर लीजिए और उसके बाद में अपन एक एक गैस की चर्चा करेंगे। कई सिंपल प्रश्न ऐसे भी पूछ आता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ऑप्शन में दिया आता है 99%, 99 से कम, 99 से अधिक। तो ज़्यादातर अपन क्या है कि 99% अपन ने रट रखा है, रट ये रख रखा है कि नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा अपन 21%, 99 कर दिया और 1% ने। ये फॉर्मूला अब नहीं चलता है कंपटीशन के एग्जामों में। फैक्ट नहीं पूछेंगे अपने को, कॉन्सेप्ट पूछेंगे, हर चीज़ के बारे में अपने को पता। इन दोनों को अपन जोड़ते हैं 99% से ज़्यादा होता है। तो ये दूसरा ये भी पूछ के वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अगर अपन देखें तो वो आर्गन गैस है तीसरी सर्वाधिक मात्रा में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए, जबकि है कौन सी, आर्गन गैस है। अब एक एक गैस के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन नाइट्रोजन है, इसी के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, 78.08% है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन वायुमंडल में विद्यमान है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों को प्रोटीन की मात्रा, वनस्पति को भोजन की प्राप्ति वो नाइट्रोजन से प्राप्त होती है। जैसे ये वायुमंडल है और वायुमंडल में विद्यमान जो नाइट्रोजन है ये पेड़ पौधे हैं, यानी इनके पत्तों तक ये नाइट्रोजन पहुंचती है, लेकिन पत्तों पर इस नाइट्रोजन का भोजन में, प्रोटीन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या कुछ वनस्पति इस प्रकार की है जो नाइट्रोजन है यानी उनकी जड़ों तक पहुंचता है, और वो फसलें वनस्पति दलहनी फसलें अपन देखें कि दलहनी फसलें हैं जो वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन है उसको ग्रहण करती है और नाइट्रेट में बदल करके उसको मिट्टी में मिला देती है।
मिट्टी में मिली हुई जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को अन्य वनस्पति और पेड़ पौधे वो ग्रहण करते हैं और प्रोटीन की, पोषण की प्राप्ति होती है। अब उन फसलों में, यानी जो दलहनी फसलें हैं, उनमें जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, उसका नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। अब अपने दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि यार ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देगा तो वायुमंडल में तो नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। नहीं, कुछ जीवाणु इस प्रकार के हैं जो मिट्टी में मिली हुई नाइट्रोजन है यानी उसको पुनः मुक्त कर देते हैं और वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। इससे संतुलन बना रहता है। फिर ये वापस उन दलहनी फसलों के द्वारा, दूसरी वनस्पति उसके द्वारा उसको मुक्त कर दिया जाता है। ये संतुलन बना रहता है। फिर भी अपन देखें कि कुछ पर्यावरण ने, मानव ने छेड़छाड़ की इसके साथ में, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये जमीन से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और जो प्राकृतिक नाइट्रोजन है अपने को उसके पोषण के लिए अलग से यूरिया, डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को अपन जला देते हैं, इनसे नाइट्रोजन मुक्त होती है और जली हुई जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाती है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है यानी इसमें बदल गई। अब उसी वायुमंडल में विद्यमान है वाटर वाइपर यानी जलवाष्प विद्यमान है। इस जलवाष्प में जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगी और संघनन होंगे, बादल बनेंगे, फिर वर्षा होगी तो वो वर्षा अपन लिखेंगे अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन होगी, जिससे हमारा पर्यावरण है यानी वो प्रदूषित होता है। इस एसिडिक अम्लीय वर्षा का प्रभाव है यानी जो वातावरण के प्राणियों पर, वनस्पति पर इसका प्रभाव ही पड़ता है। तो ये नाइट्रोजन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधों के, वनस्पति के, सबके पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो सर्वाधिक मात्रा में 78.08%। अब दूसरे नंबर पर जो गैस आती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 जिसको फॉर्मूला अपन लिखते हैं 20.95, 20.94 भी, लगभग 21%। लेकिन पूछा जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, 21 से अधिक, 21 से कम, तब यहां पर देखिए 21 से कम आता है। श्वसन क्रिया में प्रत्येक प्राणी के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। श्वसन क्रिया इसी की वजह से अपन, लेकिन ये जलाने में भी सहायक है। एक कल्पना अगर अपन करें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा बदल दी जाए, ये 21% नाइट्रोजन की मात्रा कर दें और 78% ऑक्सीजन की मात्रा कर दें तो क्या घटना होगी? प्रत्येक वस्तु तेजी से जलना शुरू हो जाएगी। अतः नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को नियंत्रण में रखती है। अब अगली जो गैस अपन लिखे हैं आर्गन, फॉर्मूला इसका AR अपन ने लिखा है। तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली 0.93%, ये वायुमंडल 2-3% इसके अपन बना सकते हैं। नंबर 1 तीसरी सर्वाधिक मात्रा वाला पर्सन बनाया अपन ने। दूसरा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस भी आर्गन। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस ही भरी जाती है। तो ये 3 गैसों के बारे में अपन ने लिखा। वायुमंडल की चौथी महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 0.03% अपन ने लिखा है। ये वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। जो भारी वस्तु होती है वो नीचे रहती है, हल्की वस्तु होती है वो सबसे क्या रहती है? ऊपर रहती है। तो ये वायुमंडल के नीचे के स्तर में, ऊपर के स्तर में नहीं पाई जाती है, नीचे के स्तर में पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे हमारी पृथ्वी की सतह का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है हरित गृह प्रभाव। अब ये कल्पना अगर अपन करें कि जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी तो क्या नहीं बनता था? हरित गृह प्रभाव ही नहीं। सूर्य की जो किरणें आती थी वैसे ही वापस लौट जाए। दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, रातें ठंडी हुआ करती थी। तो ये बहुत ज़्यादा महत्व। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ रही है?
इसका क्या कारण है? तो इसका प्रमुख कारण अपन लिखे तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। दूसरे नंबर पे लिखे जीवाश्म ईंधन का दहन। मतलब सटीक उत्तर दीजिए। ये नहीं कि पेड़ पौधों की कटाई से, कल कारखानों से, चूल्हा जलाने से, ये बड़ा अटपटा उत्तर हो जाएगा। ये सीधा इनमें सब कुछ आ गया। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, मांग बढ़ी, मोटर गाड़ियाँ, कल कारखाने, यानी इन सब की, चूल्हों की, सबकी ज़्यादा आवश्यकता है। वो आ गया जीवाश्म, जिसमें कोयला आ गया, खनिज तेल आ गया। इन सब से मुक्त कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हरित गृह प्रभाव शक्तिशाली होगा या कमजोर? अब हरित गृह प्रभाव, जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये वायुमंडल की भारी गैस है, तो वायुमंडल में एकत्रित हो जाती है ये CO2। सूर्य से जो किरणें आती है उनको अपन सौर विकिरण बोलते हैं। ये सौर विकिरणें वायुमंडल, अंतरिक्ष से वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। पृथ्वी की सतह से टकरा करके वापस ऊपर उठती है, तब इनको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। हमारा वायुमंडल, पृथ्वी की सतह इन पार्थिव विकिरणों से गर्म होती है। ये जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगी कमजोर होती जाएगी। इनको अंतरिक्ष में वापस कौन नहीं जाने देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से ये वायुमंडल और पृथ्वी गर्म रहती है। लेकिन वर्तमान में जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो हरित गृह प्रभाव शक्तिशाली हो रहा है, और ये शक्तिशाली होने की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। और धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसी समस्या को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूमंडलीय उष्मन कहते हैं। ये एक विकट समस्या किसी एक देश की नहीं है, संपूर्ण विश्व की एक विकट समस्या चल रही है, जो पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनकर के उभरी है सामने। दिन प्रतिदिन हमारी धरती का तापमान, सतह का तापमान बढ़ता जा रहा है। अतः सन 1997 में जापान में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम रखा था क्योटो प्रोटोकॉल। यह क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान का एक शहर है क्योटो, उसमें हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि हमारी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हरित गृह प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में कटौती का प्रावधान रखा गया और उनमें 6 गैसों को शामिल किया गया, जिसमें नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नंबर 5 परफ्लोरोकार्बन, 6 नंबर हेक्सा डाइसल्फाइड। इन 6 गैसों में कटौती का प्रावधान रखा। हालांकि विश्व 2 भागों में विभक्त हो गया, विकसित और विकासशील देश। ये क्योटो प्रोटोकॉल पहले विकसित देशों पर लागू होना था। इसी 2 धड़ों में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, पेरिस समझौता जो आगे क्रियान्वित हुआ। लेकिन वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कोरोना महामारी है, इसके तहत अपन देख रहे हैं कार्बन के स्तर पे बहुत ज़्यादा कमी आई है। वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, शहरों की आबो हवा है स्वच्छ हो चुकी है। और दूसरा अपन देख रहे हैं कि हिमालय की चोटियाँ हैं चंडीगढ़ से दिखना शुरू हो चुकी है। एरोसोल की मात्रा, जो डस्ट है, एरोसोल है, जो श्वसन क्रिया में आते हैं, आदमी को बीमार बना देते हैं, यानी उनकी मात्रा आगे, हालांकि करंट अफेयर्स के रूप में उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एक निश्चित मात्रा में होती है, तो इससे यानी जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन भी बनाते हैं, पेड़ पौधों में कार्बन की मात्रा एकत्रित होती है। इसी से जब ईंधन जलता है तो वो कार्बन वापस क्या होती है, यानी मुक्त भी होती है। वर्तमान में जंगलों में आग लग रही है, इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, पेड़ों में उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसीलिए जंगलों में क्या लग रही है, आग लग रही है। अगली गैस की चर्चा अपन करते हैं नियोन। एक्रिय गैस है, मात्रा 0.0018% है। डेकोरेशन लाइटें हैं, लाल पत्र वगैरह है, यानी उनमें इसको काम में लिया था। हीलियम वायुमंडल की सबसे हल्की गैस, लेकिन प्रश्न का ध्यान रखा, सबसे हल्की एक्रिय गैस हीलियम है। प्रश्न पूछ लिया आता है कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है, ध्यान से सुनने का, क्योंकि यहां अपन हीलियम में सबसे हल्की गैस, अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन है, एक्रिय और सक्रिय कुछ नहीं लिखा हुआ है,
और हाइड्रोजन ऑप्शन में, हीलियम भी ऑप्शन में है, तो अपने को हाइड्रोजन ही करना है। प्रश्न आ गया कि वायुमंडल की सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम हो गया। वायुमंडल की सबसे हल्की सक्रिय गैस हाइड्रोजन है। यह भी आप पता लगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम। सबसे ऊपर कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा क्या होगी? हल्की होगी। तो ये जो अपन ने हीलियम है इसके बारे में अपन ने देखा। गुब्बारों में ये गैस भरी जाती है, टायर होते हैं उनमें भरी जाती है, लेकिन इसका भी बहुत शानदार विकल्प आजकल नाइट्रोजन को भी भरने लगे। टायर की आयु बढ़ती है, इसको भी काम में लेते हैं। वायुमंडल की अगली गैस आती है ओजोन। बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। O3, फॉर्मूला इसका O3 लिखा है। ऑक्सीजन में O2 अपन लिखते हैं, इसमें O3 लिखा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की बड़ी बहन। जहरीली गैस है, लेकिन अपने लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं, इसमें 3 अणु हैं। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट वेव्स है, इनका अवशोषण कर लेती है, हमारी पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अतः इसको पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। पृथ्वी की छतरी किसको कहते हैं? ओजोन को कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, परंतु CFC, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन्स हैं, ये इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे। इससे इसकी डेंसिटी, सघनता में कमी आई, जिसको अपन कह देते हैं ओजोन में छेद हो गया। कोई छेद ऐसे होल नहीं होता है, डेंसिटी कम, पतली हो जाती है। जैसा ओजोन मंडल नहीं है, ओजोन गैस ही है जो एक परत के रूप में पाई जाती है, समताप मंडल का ही भाग है, 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन कल अपन ने लिखा था कि इसकी सघनता सबसे ज़्यादा 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। अगर ओजोन में छेद होता है तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, त्वचा कैंसर होता है। इसका सबसे पहले जो दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, चिली है जो देश है, ऑस्ट्रेलिया, उनमें भेड़ें अंधी हो गई। तब पता चला कि ओजोन, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया तो पता लगा कि ये ओजोन में छिद्र होने की वजह, डेंसिटी कम होने की वजह से ये सब हुआ। ओजोन की सघनता मापने के लिए काम में लिया आता है डोप्सन मीटर, और ओजोन में सघनता कम, बड़ा होल भी अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे पहले इन ओजोन में छिद्रे देखा गया। ये बड़ी विश्व के लिए चुनौती हो गई। अतः इससे निजात पाने के लिए सन 1987 में कनाडा का एक शहर आता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। अतः वहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, जिसमें प्रमुख प्रावधान ये रखा गया कि CFC गैस पर प्रतिबंध लगाना, कटौती नहीं, इस पर प्रतिबंध लगाना, और इसका एक विकल्प ढूंढा गया, HFC। अभी आपने सुना है HFC। यहां ओजोन को तो बचा रही है, लेकिन धरती का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग में आ गई है। तो ये जो आज वर्तमान में वैज्ञानिक अनुसंधान अपन बहुत कर रहे हैं, लेकिन विकास से ज्यादा अपन विनाश कर रहे हैं। जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास कीजिए, विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा सतत पोषणीय विकास होना, विनाश रहित विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यहां पर ने ये पहले बनाई, जब विनाश हुआ तो इसको विकल्प HFC, ये विकास किया, लेकिन ये भी तो विनाश कर रही है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC पर प्रतिबंध लगाया गया और इसके स्थान पर HFC गैस है, इसको शुरू किया गया। और इसी समय निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। ये प्रोटोकॉल संपूर्ण विश्व में 1989 है, 2 वर्ष बाद में 1989 में संपूर्ण विश्व में लागू होता है। इसके बाद अगली गैस आती है हाइड्रोजन, H2। हाइड्रोजन जिसकी मात्रा 0.00005% है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सूर्य में भी सबसे ज़्यादा मात्रा, इसका मतलब ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन मिला देते हैं तो जल बन जाता है,
अकेली हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में काम में आती है। इसका मतलब भी धरती पर 70.8% भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है। अगर उसमें भी ज्यादातर महासागरीय जल है, अगर उस जल को वापस अलग कर लें, उसमें हाइड्रोजन अलग कर दें और ऑक्सीजन अलग कर दें, तो ये तो ईंधन के रूप में काम मिलेगा, जो प्रदूषण मुक्त है, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो। अतः इसको ऐसी कोई तकनीक हुई नहीं अभी, लेकिन जिस दिन ये तकनीक हो जाएगी उस दिन अपने पास में प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की कमी नहीं होगी। इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और ये सबसे हल्की गैस है, वायुमंडल के सबसे ऊपर के स्तर में पाई जाती है, वो हाइड्रोजन गैस है। अन्य गैसों में जैसे क्रिप्टॉन, जिनोन, ये अन्य मात्रा में पाई जाने वाली गैसें। ये एक संघटक अपन ने पढ़ा। वायुमंडल का दूसरा संघटक जलवाष्प, वाटर वाइपर है। जो जलवाष्प है ये दूसरा महत्वपूर्ण संघटक है। हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा है 2%, लेकिन ये सब जगह समान रूप से नहीं पाई जाती, इसका वितरण असमान है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अपन जाएंगे तो इसमें इसके वितरण में बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन उच्च ताप और उच्च ही वर्षा होती है। उच्च ताप और उच्च वर्षा की वजह से यहां पर जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यानी संवहनीय वर्षा होती है। दोपहर बाद में बरसात होती है, पहले तापमान अधिक रहता है तो वाष्प की मात्रा भी। जबकि ध्रुवों, इससे पहले अपन जैसे मरुस्थल, डेजर्ट आते हैं मध्य अक्षांशों में, इनमें सबसे कम जलवाष्प होती है। तापमान तो ज़्यादा है लेकिन जल की यहाँ मात्रा कम है, तो वाष्पीकरण तो मरुस्थलों में सबसे कम। वायुमंडल में अधिकतम 4% जलवाष्प हो सकती है। ये जलवाष्प, ये जो सूर्य से आने वाले सौर विकिरण है उनका अवशोषण कर उनका परावर्तन भी करती है, और जो पार्थिव विकिरण आते हैं पृथ्वी से उनको संजोए रखती है। इस प्रकार पृथ्वी को गर्म बनाए रखने में जलवाष्प का भी योगदान है। जलवाष्प इसका भी योगदान है, ये भी ग्रीन हाउस को बढ़ाती है। अतः इसको पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया था निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? लिख दिया आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प। बड़ा गूढ़ प्रश्न है, अपने इनमें से करते हैं गैसें, ये भी उसी प्रकार से। अतः इसका उत्तर कौन सा होगा? जलवाष्प होगा। तो ये वायुमंडल का दूसरा संघटक जलवाष्प, जो पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करता है। वायुमंडल का तीसरा संघटक है धूलकण, डस्ट है। पृथ्वी ठोस अवस्था में तब्दील होती है, इंटरनल मोमेंट की वजह से ज्वालामुखी विस्फोट हुए, इससे धूलकण, राख, कालिक, नमक के कण जो वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो वो तीसरा संघटक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको डस्ट को अपन सामान्य रूप से लेते हैं, धूल कणों को सामान्य नहीं है। ये जो धूल कण हैं, नमक के कण हैं, ये आर्द्रताग्राही के केंद्र होते हैं। आर्द्रताग्राही के केंद्र है, और आर्द्रताग्राही के केंद्र क्या करेंगे कि जो वायुमंडल में जलवाष्प है, दूसरा संघटक अपन ने पढ़ा, उस जलवाष्प को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी जलवाष्प का इसकी वजह से, धूल के कणों की वजह से संघनन होता है। मतलब जल वाष्प जल बूंदों में बदल जाती है, उस क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन से बादल बनते हैं और बादलों से वर्षा होती है, इसमें योगदान। दूसरा, सूर्य से जो विकिरण आते हैं वो इन धूल कणों से टकरा करके उनका प्रकीर्णन और परावर्तन होता है, जिससे दिन में आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। प्रातःकाल और सायंकाल को प्रकीर्णन परावर्तन कम होता है, अतः प्रभात बेला और गोधूली बेला के समय आसमान का रंग
नारंगी के समान लाल दिखाई देता है। अब प्रश्न आ गया कि यदि वायुमंडल में धूल कण नहीं होते तो क्या स्थिति होती। हमारा वायुमंडल, हमारा आसमान है वो काले रंग का दिखाई देता है। तो ये तीन संघटक हैं, इनके बारे में।